मैं तो चाह रहा हूँ हमारे एमएलए साहब को यहाँ मुर्गा बनाया जाए। कोई डर नहीं है। पूरे आजीवन जेल में जाना पड़े, मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। जब तक ये मकान नहीं गिरेगा तब तक मैं यहीं पे खड़ा हूँ। मांगे उस मकान पर तुरंत प्रभाव से बुलडोजर चलाया जाए। दूसरी मांग हत्यारों को, तीनों हत्यारों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके उनको फांसी का ऑर्डर दिया जाए। इन दृश्यों के साथ सोच नहीं सकते क्या हुआ। उदयपुर की बात कर रहे हैं परसों की, जब चतुर्दशी को जगह जगह चतुर्मास की स्थापना हो रही थी, तो यहाँ पर एक जैन व्यक्ति की लगभग 55 साल के सागर लाल मेहता उदयपुर की बात कर रहे हैं, और उसके बेटे की झमाझम पिटाई हो रही थी। कसूर उसका कुछ नहीं था, कोई गाड़ी पर टक्कर नहीं मारी थी, किसी को गाली गलौज नहीं दी थी। उसने कहा था कि अवैध रूप से मकान में सील पड़ा है, मकान उस पर निर्माण चल रहा है। नेतागिरी साथ है, साठ गार्ड साथ है, पुलिस प्रशासन साथ है, तभी तो ऐसा हो सकता है। पर इन दृश्यों ने उसे मौत के मुंह पहुंचा दिया। बेटा बच गया। हालत ऐसी थी कि कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता। हम तीनों भाई बहन का एकमात्र सहारा वही थे। मेरी छोटी वाली सिस्टर की अभी सगाई हुई है, जिसके लिए हम शादी की बुकिंग्स वगैरह करा रहे थे। तो अब हम शादी की बुकिंग्स कराए या घर में बाप के मरने का मातम मनाए। मेरी एक ही मांग है प्रशासन से, जिसमें इन तीनों की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी धारा 302 में मुकदमा दर्ज करते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, दोषियों को सजा हो। और उसके अलावा उसका जो मकान, जिस अवैध मकान की वजह से मेरे पिताजी गए हैं, वो पूरा अवैध मकान जमींदोज होना चाहिए। एक भी माला उसका मकान का रहना नहीं चाहिए। पहले उसका मकान ध्वस्त हो, तीनों की गिरफ्तारी हो, धारा 302 में मुकदमा हो और उनकी कोई जमानत नहीं हो, उसके बाद ही यहाँ पे पोस्टमार्टम कराएंगे और डेथ बॉडी उठाएंगे। समाज साथ है। और फिर जब वो शव मोर्चरी पहुंचा, उसका पोस्टमार्टम करने के बाद शव वापस लेने का अंत में मना कर दिया गया। सब 2 बेटी 1 बेटा। देखो, इतनी हाय होने का मतलब साफ समझ आता है। जंतर मंतर के दृश्य यहाँ आता है, पर यहाँ तो हत्या हुई है एक जैन की। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाय हाय। आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। अरे मैडम घर में गमगीनी का माहौल सोच नहीं सकते। अभी छोटी बेटी की सगाई हुई है, यानी जिस घर में शहनाई बज रही थी, वहां पर आज बोला जा रहा है अरिहंत नाम सिद्ध है, सिद्ध नाम सिद्ध है। कल्पना कर सकते हैं, घर में एक ही कमाने वाला है, जिसके कंधे पर अपनी पत्नी, 2 छोटी बेटी और बेटे का जिम्मा है। आज सर से साया उठ गया है। कौन चलाएगा उनका घर? इसलिए पोस्टमार्टम से पहले कह दिया कि हम इस शव को नहीं ले जाएंगे। अवैध निर्माण करने वाले के पीछे शह होती है, पुलिस प्रशासन साथ करता है। अरे सील जिस पे लगी है उस पे निर्माण चल रहा है, भू माफियों का आज कब्जा लग रहा है। पूर्व एबीवीपी का कार्यकर्ता है, प्रमुख है कुछ, और पहले भी अपराधी में एक नाम जुड़ा हुआ है। दर्द भरी बेटी कहती है, बड़ी बेटी क्या कहती है, पूरा घटना बताती है कि अब बताओ, हमारी तो मांग ही है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए, दोषियों पर सजा मिलनी चाहिए हत्या की, क्योंकि मामले संगीन पर धाराएं हल्की लग जाती हैं। बेटी साफ कहती है, अब हमारे तीनों के ऊपर कोई नहीं है, बेटे को नौकरी मिल जाए सरकारी, परमानेंट के रूप में, अस्थायी नहीं, और हमें एक मुआवजा मिल जाए, क्योंकि करने रहने वाला होता। सुनिए जरा बेटी के मुख से, वहीं अस्पताल के सामने से दर्द भरी बात। मैं जिसका मर्डर हुआ सागरमल जी मेहता, उनकी पुत्री, बड़ी पुत्री प्रीति मेहता हूँ। और मेरे पिता को जान से मारने की धमकियाँ कब से दी जा रही थी। जो उनकी कोशिश थी वो कल उनकी कामयाब हो गई। अब मेरे पिता के मरने के बाद
उनका पीछे परिवार संभालने वाला कोई नहीं है। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, उसमें से पहली प्रमुख मांग ये है कि उसका मकान पूर्णतया ध्वस्त किया जाए जो अवैध रूप से बना हुआ है, और दूसरी प्रमुख मांग ये है कि उन तीनों हत्यारों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए और हम लोगों को बताया जाए कि सही में उनको गिरफ्तार कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। और तीसरी मांग हमारी ये है कि मेरा पिता जो हमारे घर में अकेला करता धरता था, अकेला कमाई करता था, हम तीनों बच्चे उस पे डिपेंडेंट थे, तो आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, उसके बनिष्पत मेरे भाई को एक सरकारी परमानेंट नौकरी दी जाए जो वो कैपेबल है उस अकॉर्डिंग दी जाए। और उसके बाद चौथी मांग हमारी ये है कि उनको उचित मुआवजा जो दिया जाए, क्योंकि मेरे पिता की उम्र इतनी नहीं थी, अभी तक वो 30-40 वर्ष आराम से कमा सकते थे, इसलिए उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वो चारों मांगे अगर पूरी होगी तभी हम यहाँ से उठेंगे, वरना यहाँ से नहीं हिलेंगे हम, और पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे। कसूर क्या था? अवैध निर्माण करे जा रहे थे, बाकायदा सील लगी हुई थी, ऐसे कई कब्जे थे। वो यही तो कह रहे थे, अरे जिस पर सील लगी कम से कम जगह छोड़ के बनाओ, कब्जा ऐसे मत करो। इतना ही समझाने आए थे, बस उसके बाद क्या करा था यह बताया। और कहते हैं प्रशासन और नेताओं का साथ मिला था, बेटी दर्द भरा वह वाकया पूरा करती है। तो उन्होंने अवैध घर बना रहे थे, वो थर्ड और साइड बैग भी नहीं छोड़ रखा था। उन्होंने जिस विषय में मेरे पिता ने उन यूडीए में कंप्लेन भी करी थी, वो केस जीत भी चुके थे, और साइड बैग वगैरह के लिए उनका कमिश्नर नियुक्ति भी हो गई थी, लेकिन सील भी कर दिया था। सील करने के बावजूद भी वो मकान पे काम निरंतर चलता आ रहा था और कोई नहीं रोक रहा था उसको। पुलिस वाले सब मिले हुए थे, प्रताप नगर जो थाना है, कमिश्नर ने आके सारा कुछ मैटर सोल्व हो गया था। उसके बाद में वो दोनों बाप और बेटे, जो मेरा पिता है और मेरा भाई है, वो घर जा रहे थे। उसके बाद उसने फिर से बुलाया उनको और मारपीट की, और इस तरह से मारपीट की कि दोनों मर जाए। लेकिन ये मेरे पिता की जान चली गई और मेरा भाई उसमें बच गया। अगर इन दोनों की जान चली जाती तो उस टाइम समाज क्या करता? क्या तब भी हम लोगों को बोल दिया जाता कि पोस्टमार्टम करा दो और दाह संस्कार करा दो? तब मेरी माँ का क्या होता और हम दोनों बच्चियों को क्या होता? बेटे ने पूरी बात बताई, घटना बताई। वास्तव में मर्डर करना तो इसका भी था, किस तरह बच गया था उसी के मुख से सुन लेते हैं दर्द भरी दास्तान। मेरा मकान ओसवाल नगर में है और मेरे मकान के जस्ट पीछे प्रवीण सिंह आसोलिया का मकान बन रहा है, जो कि कैलाश कुंवर के नाम पर है। और प्रवीण सिंह आसोलिया जो कि अवैध रूप से मकान बना रहा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि इसके ऊपर स्टे है, और यूडीए ने उसके अवैध मकान को सीज भी कर रखा है, जिसकी कार्यवाही जारी है। और ये इस डर में था कि ये मकान डिसमेंटल हो सकता है और बार बार अवैध निर्माण करवाता जा रहा था, तो उस वजह से हमने कमिश्नर नियुक्ति करवाई कोर्ट में, और कमिश्नर की आज रिपोर्ट आई। कमिश्नर ने आज मौका देखा और मौका पर्चा बनाया, जिस वक्त प्रवीण सिंह आसोलिया, अनुराग राव जो कि प्रवीण सिंह आसोलिया के सगे चाचा का लड़का है, और उसके साथ एक काले शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति, ये तीनों ही कमिश्नर साहब के सामने मौके पर मौजूद थे। और उसके पश्चात जब मौके की रिपोर्ट उनको विपरीत बनती हुई दिखी तो उन्होंने घर के अंदर पहले गाली गलौज करा, उसके बाद में कमिश्नर साहब ने शांत कराया। कमिश्नर साहब वहाँ मौके से निकले और उसके बाद में मैं और मेरे पिता दोनों हम हमारे घर की तरफ जा रहे थे, तो उनके मकान और मेरे घर के मकान के पास में एक चौक है जहाँ से मैं निकला और मेरे पिता पीछे पीछे आ रहे थे। तो उस प्रवीण सिंह आसोलिया ने जानबूझकर गाली गलौज करते हुए मेरे पिता को बुलाया और ये बोला कि मेरी बहुत तगड़ी अप्रोच है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मैं जान से मार दूंगा, और न तो कोई सबूत मिलेगा न कोई गवाह मिलेगा, और मैं सब कुछ मिटा दूंगा। उसके बाद मैं मेरे पिता को लेने गया। मेरे पिता को जब मैं लेके आने लगा तो उसने मेरे से भी गाली गलौज करी, हाथापाई करने की कोशिश करी। मेरे पिता के सिर में, नाक के ऊपर, मुंह पे और छाती के ऊपर लातों और गुस्तों से वार किया, उनको नीचे गिरा के उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, और वहीं मौके पर वो मेरे पिता अचेत हो गए। उसके बाद में उन्होंने मेरे से हाथापाई करी, और मैं जब मेरे पिता को लेने गया तो उसके बाद में उन्होंने मेरे से और ज़्यादा हाथापाई करी और बोला कि मैं तेरे को भी जान से मार दूंगा। उसके बाद जब उनको वहाँ पे हो हल्ला होने लगा, लोग इकट्ठे होने लगे, तो वो तीनों कार में बैठकर फरार हो गए, जिसके पश्चात वो तीनों
ये जानबूझकर प्रतापनगर थाने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जानबूझकर प्रतापनगर थाने की तरफ गए कि ये रिपोर्ट कराए जिससे पहले मैं रिपोर्ट करूं। और प्रतापनगर थाने में जब ये तीनों गए तो पुलिस प्रशासन ने उनको वहां नहीं रोका और उनकी एप्लीकेशन लेकर और वहां से मौका पर्चा देके और वो तीनों फरार हो गए। और अभी तक उनकी कोई न तो गिरफ्तारी हुई है, न उनकी कोई लोकेशन मिली है, न कुछ अता पता है। और मैं 7 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और रिपोर्ट ही बना रहा हूँ और अभी तक कोई मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मिली भगत होती है राजनीतिक पार्टियों की, बड़ी बड़ी पार्टियों की, उन्हीं के छत के नीचे ऐसे मिलते हैं। क्या अब वह पार्टी न्याय दिला पाएगी या अपने इन आरोपियों को मर्डर करने वालों को छिपा ले जाएगी? जिलाध्यक्ष ने तो कहते हैं ना, भीड़ में सबके सामने तो ऐसे ही कहते हैं। सुन लीजिए एक बार भाजपा के जिलाध्यक्ष क्या कहते हैं। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों, उसकी नकेल कसी जाएगी और सजा निश्चित तौर से देगी। हम पीड़ित परिवार के, जैसे इन्होंने हमने कहा, हम सारे कार्यक्रम, आज गुरु दक्षिणा के प्रोग्राम भी था, माननीय मुख्यमंत्री का संदेश भी था, सारे साधु संतों के हम जाना था, लेकिन हमारे लिए पीड़ित पक्षकार है वो देवता के समान है, इसलिए सारे काम निरस्त करके और मैं और फूल जी मौके पर आए। उनका विधायक खड़े थे, लेकिन जब वह गए तो उनकी बहुत गाड़ी पर धक्के मारे गए, हाय हाय की गई और इसलिए तुरंत चल दिए। उन्होंने क्या कहा था समझाया, मैं तो इनके साथ हूँ, अगर साथ होते जैन भाई के परिवार के साथ तो यह घटना नहीं होती किसी न किसी की शय पर। हाँ जब सुनिए उन्होंने क्या पोता पलित करी, सुन लीजिए पहले। भी नहीं आया हूँ, रात को 11 बजे से मैं इस परिवार के साथ में हूँ। विभव भंडारी हमारा जिला मंडल का अध्यक्ष है और युवा मोर्चा का, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और इनकी ये पीड़ा थी कि हमारी FIR लॉन्च नहीं हो रही है। तो मैंने डिप्टी साहब से बात की, डिप्टी साहब ने कहा कि FIR हमने एप्लीकेशन ले ली है, FIR टाइप हो रही है और प्रताप नगर के लिए इन्होंने मना किया, तो हम हिरण मंगरी में दे रहे हैं। हिरण मंगरी में FIR लॉन्च हो गई है और जो मर्डर की धारा होती है उस धारा में इनका केस दर्ज हो गया है, मुलजिमों को पकड़ लिया है। आते ही पहले जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है, हमने SP साहब से भी बात की है, कलेक्टर साहब से भी बात की है और इनकी ये मांग थी कि या तो SP साहब आए या फिर एडिशनल SP साहब यहाँ आए। तो SP साहब ने तुरंत उमेश जी ओझा साहब को यहाँ पर भेजा, इनकी सारी बातों को उन्होंने सुना और इनको पूरा संतुष्ट किया। जो ये चाह रहे हैं वैसा ही वो करने को तैयार हैं, क्योंकि अपराधी होता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, ये हमारी सोच है। जैसे हमारा संगठन कह रहा है और हमारी सरकार है, कभी किसी को अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी UDA में भी कलेक्टर साहब से बात हुई है तो उन्होंने तहसीलदार को बोला है, तो तहसीलदार से मैंने अभी भी बात की है, वो पूरी टीम लेकर आ रहे थे। तो मैंने कहा टीम लेकर सीज करने के लिए कह रहे हैं, तो मैंने कहा सीज तो पहले ही है, पहले इन पूरी पीड़ित परिवार से बात करके इनको संतुष्ट करो कि पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो हम इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और इनको न्याय मिले, ये हमारी सबकी भावना है। पूरा सर्व समाज और संगठन इनके साथ खड़ा। अपने अंकल के जाने का बहुत दर्द था, देख रहे हैं, साफ कहा MLA को पहले ही हम मुर्गा बनाओ और उसके लिए चाहे मैं सजा खाने को जेल जाने को तैयार हूँ। यानी स्पष्ट लग रहा था कि कहीं ना किसी मिलीगत का आज साफ सफाया हो रहा था। दर्द बड़ी बात थी कि मैं यह कहते बाकी मांगे बाद में, सिर्फ 2 मांगे हैं अभी और MLA को मुर्गा बनाओ, उसके बाद बात होगी। सुनिए जरा क्या कहा जिनका चाचा आज चला गया था। मांग है उस मकान पर तुरंत प्रभाव से बुलडोजर चलाया जाए। दूसरी मांग तो हत्यारों को, तीनों हत्यारों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके उनको फांसी का ऑर्डर दिया जाए। हमारे को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, पहले दोनों काम हो, तीसरा काम हम फिर बाद में जो हमारे समाज के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हमारे को आगे जो आश्वासन देंगे उस आश्वासन से हम चलेंगे, वरना हम मरने के लिए भी तैयार हैं। हम मर जाएंगे लेकिन जब तक उनको मकान नहीं गिरेगा तब तक हम यहीं धरना देते रहेंगे, कोई दाह संस्कार नहीं होगा। विधायक साहब आए थे आपके साथ, विधायक साहब लिपापोती करने आए, वो उनके दलाल बन गए। जैसे MLA को कोई मतलब, मैं तो चाह रहा हूँ हमारे MLA साहब को यहाँ मुर्गा बनाया जाए। कोई डर नहीं है, पूरे आजीवन जेल में जाना पड़े, मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। जब तक ये मकान नहीं गिरेगा तब तक मैं यहीं पे खड़ा हूँ। मेरे सगे अंकल है ये, जो मेरे सगे पारिवारिक मेरा अंकल है। तो आपके समाज ने बहुत बड़े स्तर पे मतदान करके इनको जिताया था, आज क्या गलती का महसूस हो रहा है? जैन समाज नहीं जिताया, हम जैन समाज के साथ ये पार्टी पॉलिटिक्स से जीत गया है, जैन समाज जिताया इनको। और जैन समाज मीठे बच्चे खिलाने के आ गए, मीठे पकौड़े खिला रहे हैं, सावन मास मीठे पकौड़े खिलाने के लिए आ गए यहाँ पे। आपकी मांगे नहीं मानी तो आप आगे क्या करेंगे? मांगी मांगेंगे तो हमें वो करो, हमारी मांगी मांगेंगे। समाज ने बाकायदा साथ दिया कल शाम को, और जब समाज साथ रहता है तो कहते हैं न्याय मिलने की एक किरण जलती रहती है।
साफ कहा, जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, उनकी उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, अवैध निर्माण नहीं गिराया जाएगा, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये सब लोग यही बता रहे हैं और यही पत्रकारों को, प्रेस को समझा रहे हैं कि इस तरह से जब होते हैं तो बहुत कुछ गलत लगता है कि सत्ता आज किसी न किसी की शह पर चलती। जब समाज की ताकत साथ होती है, दिख रहे हैं, दोपहर को घड़ी 2:30 बजा रही थी और फिर उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बुलडोजर चला रही थी उसके अवैध हिस्से पर। न्याय मिलने में कहते हैं ना, झुकाया जा सकता है, झुकाने वाला चाहिए। पर सवाल यह आता है, इस बुलडोजर चलने पर क्या जैनों की बलि देकर ही उनके दाह संस्कार की हड्डियों पर ही क्या इस तरह के निर्माण रोके जाएंगे? क्या जब तक जैनों की हत्या नहीं की जाती तब तक क्या सरकार अपनी सही बात को सामने नहीं रख पाएगी? प्रशासन क्या तब तक चुप रहेगा जब तक किसी की बलि का जैसे इंतजार हो रहा हो? इस तरह के निर्माण, अवैध निर्माण जिसकी शिकायत की गई, सिल लग गई कोर्ट की, उसके बाद भी क्यों ऐसा होता रहा? आज परिवार बिखर गया है। कहते हैं जैन परिवार को बेदखल करके ही क्या ये खर्राटे वाली नींद उठ पाएगी? सवाल बहुत बड़ा है। पर आज हमारे बीच से एक परिवार बिखरा पड़ा है और एक हमसे जुदा है। जुदाई की बात हो रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन यह है शाम 7:55 पर आचार्य चैत्य सागर जी ना, साथ में मुनीषी हनुमान सागर जी के सानिध्य में शांत भाव से यह समाधि हुई। मुनीषी आध्यात्म सागर जी की, यह दिख रहे हैं। यह भी जिस दिन गुरु से मिलाप होता है तो कहते हैं एक गुरु ऊपर भी है, उससे भी मिलाप का जैसे आज वक्त आ गया है। बताया था ना कोई, कुछ कहते हैं जीवन के बाद इस रास्ते पर बढ़ना, कहते हैं इस जीवन को सार्थक करना है। मोही सदे सागर जी ना, उन्हीं की माता जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा दी, 2 दिन पहले आपको दिखाया भी था, और उसके बाद उन्हें यम से ग्रहण कर ली, यानी वह हो गई वितय श्री माता जी की सल्लेखना की समाधि की सूचना दे रहे हैं आपको। 29 जुलाई को यहाँ पर यानी गुरु पूर्णिमा के दिन ही आपकी प्रातः लगभग 2:35 पर समाधि हुई और अंतिम क्रियाएं सुबह 7 बजे के बाद निकली। उसके भी दृश्य देख रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी परिवार दोनों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। एक बात इतना है कि गृहस्थ से इस जीवन में बढ़कर अस्पतालों के चक्कर मत लगाइए, अपने इस चक्रव्यूह को, जन्म मरण को थोड़ा छोटा कर जाए। सादर जय जिनेन्द्र।